Question number 9. Estimate the number of electrons in 100 ग्राम of water. तो देखो यहाँ 100 ग्राम वाटर रखी गई है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है उसको निकालना है। ओके, तो पहले हमें 100 ग्राम वाटर में H2O मॉलिक्यूल्स की टोटल संख्या निकालनी पड़ेगी। तो देखो 18 ग्राम जो होती है 1 मोल H2O में कितनी ग्राम होती है? 18 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितनी मोल होगी? 100 अपॉन 18 ग्राम। तो इतनी हो गई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। 6 से 3, 2 से 9, 2 से 50। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गई इतनी। मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो ये हो गई 50/9 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब 100 ग्राम वाटर में इतनी H2O मॉलिक्यूल की संख्या है। अब एक H2O मॉलिक्यूल देखो, ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जितनी इसकी एटॉमिक नंबर होगी। इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है? 8। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। और हाइड्रोजन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 1। तो 2 हाइड्रोजन के एटम है यहाँ पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। H2O मॉलिक्यूल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी हो गई? 50/9 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इतनी मॉलिक्यूल्स हैं और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10⁻24 लिख दो और इसको हटा दो। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर हो गया? हमने एस्टिमेट कर ली। आगे क्या कह रहा है? हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? 50/9 इंटू 6.023 इंटू 10⁻24 और सिंगल इलेक्ट्रॉन की चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतनी कूलम है टोटल चार्ज। इसको कैलकुलेट कर लोगे, यही हो जाएगा आंसर इन कूलम। और ये हो गई टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ये सवाल काफ़ी आसान है। कह रहा है 100 ग्राम वाटर में सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। तो मान लो यहाँ इकट्ठे हो गए और सारे प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एक साइड इकट्ठे हो जाएंगे, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये हो गई सेपरेशन। और Q1 जो हमारा टोटल चार्ज था पिछले क्वेश्चंस में, उसी का पॉजिटिव चार्ज यानी सेम होगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा Q1। और Q2 क्या हो जाएगा? उसी का नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो क्या करोगे? 1/4πε0 Q1 जो पिछले क्वेश्चन में निकला था इंटू Q2 जो पिछले क्वेश्चंस में निकला था, दोनों सेम हैं, अपॉन इसका स्क्वायर 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर कर दोगे। जो आ जाएगा उतने ही न्यूटन आंसर होगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर अ गोल्ड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे एक
गोल्ड का एटम है और यहाँ इसकी न्यूक्लियस है। गोल्ड की एटॉमिक नंबर 79 होती है, तो एटॉमिक नंबर इसकी लिख देता हूँ पहले 79। टू बी अ स्फीयर, तो गोल्ड की न्यूक्लियस को हमने स्फीयर कंसीडर किया, ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी, तो इसकी ये जो पार्ट है इसकी रेडियस जो दी हुई है वो 6.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होती है। इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर distributed. Okay. Find the force of repulsion between two protons situated at largest separation. दो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर सबसे दूर हैं। दूर मतलब क्या हो गई? डायमेट्रिकली ऑपोजिट होंगे, यानी डायमीटर पे होंगे। ओके, तो हमारे उनके बीच में फोर्स निकालना है, तो निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा, वाई डू दिस प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर रिपल्सन। ओके, तो पहले सेकेंड पार्ट का आंसर देखो। न्यूक्लियस के अंदर सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करती है, फिर भी एक दूसरे को न्यूक्लियस से दूर क्यों नहीं ले जाते, यानी न्यूक्लियस टूट क्यों नहीं जाता? क्योंकि जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगती है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्स जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की उससे बहुत ज़्यादा होता है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये देखो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, तो इनके बीच जो सेपरेशन होगी ये रेडियस है, करेक्ट। तो सेपरेशन जो होगी वो डायमीटर होगी, यानी 2r हो जाएगी। यहाँ सेपरेशन r नहीं होगी, क्या हो जाएगी? 2r, और वो हो जाएगी 13.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला पता ही है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो दो प्रोटॉन की बीच है, तो Q1 क्या हो जाएगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। और याद रखना यहाँ जो R है वो इतनी नहीं है, समझ में आया? वो कितनी है? इतनी है। ओके, तो ये है रेडियस, इसको मैं कैपिटल R से डिनोट करता हूँ। ओके, तो R जो है स्मॉल r वो 2r के बराबर है, दैट इज 13.8 इंटू 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे जितने न्यूटन आएगी वही आंसर होगा। टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स, तो दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, आर रब्ड अगेंस्ट इच अदर, इन दोनों को रगड़ा जाता है, ठीक है, घसा जाता है। एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, तो पहले आप रगड़ोगे, रगड़ने के बाद इसको 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दोगे, यानी R कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻2 मीटर। जब आप रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक स्फीयर से इलेक्ट्रॉन निकलेगी और दूसरे में जाएगी। तो हम मान लेंगे इस स्फीयर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आई है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलती है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें जाती है वो इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, आगे क्या कह रहा है? इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, फोर्स दी हुई है 0.1 न्यूटन की। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अदर ड्यूरिंग रबिंग, तो फोर्स का यूज करके हम चार्ज निकाल लेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है?
1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स यहाँ दिया हुआ है 0.1 न्यूटन। 1/4πε0 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं तो Q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और सेपरेशन 10⁻² का स्क्वायर। करेक्ट। तो इससे क्या हो जाएगी, इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको चार्ज मिल जाएगा। ठीक है। और अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पता है क्या होती है, टोटल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगी, n इक्वल टू चार्ज अपॉन, मतलब टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज यहाँ से मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगी। तो इसी तरह इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखते हैं यहाँ पे। NaCl मॉलिक्यूल्स, NaCl क्या होती है, Na के पास पॉजिटिव चार्ज होती है, Cl के पास नेगेटिव चार्ज होती है। ये कौन सी बॉन्ड बना रही है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रही है। इज बाउंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द सोडियम एंड the chlorine ions when one electron of sodium is transferred to chlorine. Taking the separation between the ions is to be 2.75 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चली गई तभी जाके NaCl बॉन्ड बनेगा, और Na और Cl के बीच की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है, यानी R दी हुई है 2.75 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गई 2.75 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। करेक्ट। बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है पॉजिटिव, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ नेगेटिव -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो फोर्स जो दोनों के बीच में लगेगा वो क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शंस को ध्यान नहीं रखना। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कूलम लॉ से फोर्स की जगह उसकी निकालना ही है, तो 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं और इतना है, और नीचे R का स्क्वायर, R ये है, तो 2.75 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व कर लोगे, जितनी न्यूटन आएगी वही आंसर होगा। इसमें एजम्पशंस आपको यही मानना है कि सोडियम और क्लोरीन दोनों ही स्फेरिकल मॉलिक्यूल एटम हैं या आयन है। समझ में आया, बस इतना और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ the electric and gravitational forces between two proton। तो दो प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो क्या होगी, 1/4πε0, यानी एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो दोनों में सेम चार्ज होगी तो स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, और नीचे दोनों के बीच की डिस्टेंस को R स्क्वायर कर दो। ओके। और 1/4πε0 की भी वैल्यू डायरेक्ट पुट ही कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ इतनी न्यूटन हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, G m1 m2 बाय R स्क्वायर। तो G की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास प्रोटॉन की होती है 1.67 इंटू 10⁻27 kg।
तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि मास दोनों प्रोटॉन की सेम होगी, अगेन अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों की रेशियो निकालना है तो एफ ई अपॉन एफ जी करेंगे, आर स्क्वायर दोनों से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करोगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी वही आंसर होगा। यहाँ डायमेंशन कुछ भी नहीं होगी क्योंकि ऊपर भी न्यूटन होगा नीचे भी न्यूटन होगा, तो ये डायमेंशन लेस आंसर आएगा, यूनिट लेस आंसर आएगा।